ये हो गया, बातचीत बंद कर दो। ये कुछ नोट्स प्रिंट हुआ है, बाकी हो रहा है प्रिंट, ठीक है। तो एक एक ले लो हर बेंच में, एक एक बेंच में भी शायद नहीं होगा, 8 है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। इधर 3 लो, उधर 5, बाकी क्लास के बाद ले लेना, ठीक है। प्रिंट हो रहा है अभी, ले लो, इधर दे दो तो सब बेंच में एक एक। हालांकि नोट्स का कुछ काम नहीं है, ठीक है, कान खुला रखोगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी तक मुझे हो गया, अब मैं बोलूं बातचीत बंद। देखो अभी तक जो मुझे पता चला है, जो लेटेस्ट एग्जाम अभी है, हम क्लास टेस्ट वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे, हम हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो 8 तारीख को, जो भी PT1 हाफ ईयरली जो भी है 8 तारीख को एग्जाम है ना, 8 सितंबर को। और चैप्टर्स जो आ रहा है वो माइक्रो का 4 1 to 4 और स्टैट्स का अप टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मतलब उसका भी 4 चैप्टर, ऐसा मुझे अभी ये लोग बताए हैं। सही है या गलत है? माइक्रो में 3 इसीलिए बोल रहे होंगे क्योंकि वो इलास्टिसिटी और डिमांड को मिला दिए होंगे। अप टू डिमांड आ रहा है, मतलब 3 तक आ रहा है, चलो अच्छी बात है। और 3 स्टार्ट्स का तो चैप्टर 1 2 को मिक्स कर दिए, इसीलिए 3 बोल रहे हैं। तो अप टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब चैप्टर 4 तक आ रहा है, ठीक है, इतना। और बाकी किसी का एक और एग्जाम था तुम्हारा, है ना, तुम लोगों का जो एग्जाम था उसमें वही 8 तारीख के आसपास है, 8 के आसपास है। माइक्रो का आ रहा है 1 2 3, है ना, और स्टार्ट्स का आ रहा है 1 2 3, शायद यही आ रहा है ना। तो ये हमारा कवर हो जाएगा। तो हम टारगेट रखते हैं इसको, जब हम इसको टारगेट रखेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग माइक्रो तो देखो कंप्लीट हो गया हमारा, अब तो जो एग्जाम में आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, ज्यादा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो हम एक काम करेंगे, हम अभी कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करके हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर लेंगे बिफोर योर एग्जाम्स, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा स्टैट्स का रिवीजन दरकार है, अभी अभी पढ़े हैं जस्ट, और चैप्टर 1 2 में कुछ था नहीं, चैप्टर 3 तो आज पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 अभी पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा स्टैट्स का रिवीजन दरकार पड़ेगा अभी एग्जाम के लिए, बाद में फाइनल एग्जाम के टाइम करेंगे। अभी के लिए हम माइक्रो को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे हम लोग। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का 6 तरीका था। पहला तरीका क्या था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। क्या करते थे इस मेथड में? खुद जाकर सामने वाले से मिलकर, मतलब जिसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसी से मिलेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मुझे तुम्हारे बारे में डेटा जानना है तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, तुमसे मिलूंगा और डेटा कलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। सेकेंड मेथड था हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। क्या होता था इसमें? हम जाते थे, हम जाएंगे, अगेन प्रोसेस सेम है, लेकिन अब की बार जिसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे वो पर्सन अलग होगा और जिससे डेटा कलेक्ट करेंगे वो अलग होगा। मुझे मिस्टर ए के बारे में डेटा चाहिए तो अब मैं मिस्टर ए से नहीं पूछूंगा, मैं मिस्टर ए के जानने पहचानने वाले लोगों से डेटा कलेक्ट करूंगा। इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाम में लिखा इनडायरेक्ट, मतलब इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास डायरेक्टली नहीं आ रहा है, किसी और के थ्रू आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ठीक है। तीसरा हम शुरू किए थे लेकिन पढ़े नहीं थे। तीसरा क्या था हमारा? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन होता है? हु इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट? एरिया वाइज रेगुलर बेसिस। अच्छा, एनुमरेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट में क्या फर्क है? हु इज एन एनुमरेटर, हु इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट? देखो हर कॉरेस्पॉन्डेंट एनुमरेटर है, लेकिन हर एनुमरेटर कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंट बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें, रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। अच्छा, मैं अगर किसी के लिए एक बार गया, कोई मुझे हायर किया, मान लो अमन सर मेरे को बोले जा वैदिक स्कूल जा, वहां से डेटा कलेक्ट करके ले आ, ठीक है, मैं कौन हूं? एनुमरेटर, ठीक है। मैं किसी और के बिहाफ पर डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूं, लेकिन रेगुलर ये काम मेरा नहीं है रेगुलरली करने का, ठीक है। मैं एक बार गया, डेटा कलेक्ट करके ले आया, तो मैं एनुमरेटर हूं, मैं कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं हूं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होता है? एक वो पर्सन होता है
जो रेगुलर बेसिस पर एरिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को देता है। मान लो मैं एक न्यूज चैनल चलाता हूं, मुझे पूरे उड़ीसा का न्यूज चाहिए, तो मैं क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्सन को अपॉइंट किया। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जन को, बरगढ़ के लिए एक जन को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक पर्सन को मैं अपॉइंट कर दिया। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगा, मैं उस पर्सन को बोलूंगा, वो जाकर उसको कलेक्ट करेगा और रेगुलर बेसिस में मुझे वो इंफॉर्मेशन देता रहेगा। ठीक है, वो पर्सन कौन होगा, उस एरिया का लोकल पर्सन होगा। नॉर्मली जब हम कॉरेस्पॉन्डेंट को चूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस एरिया के लिए हमें चाहिए हम उसी एरिया का पर्सन को नॉर्मली हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, और ये वाला मेथड कौन फॉलो करता है सबसे ज्यादा, न्यूज एजेंसी, न्यूज चैनल वाले ये मेथड को नॉर्मली फॉलो करते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, हर एरिया में एक एक रिपोर्टर को फाइनल कर देते हैं। वो रिपोर्टर क्या करता है, रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन देता रहता है। न्यूज चैनल वाले उसको बढ़ा चढ़ाकर एडिट करके अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं। क्लियर है बात? तो ये तरीका होता है उन लोगों का डेटा कलेक्ट का, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, आओ पढ़ते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट को। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया था, प्रिकॉशन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होता है, लोकल एजेंट्स होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पॉन्डेंट। जो इंफॉर्मेशन होगा वो रेगुलर इंटरवल पर आएगा, मतलब हर रोज इंफॉर्मेशन आएगा, हर रोज न्यूज वाले उस पर्टिकुलर एरिया का न्यूज कलेक्ट करके प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो न्यूज वाले हर रोज डेटा कलेक्ट करते हैं, तो रेगुलर इंटरवल पर हमको डेटा मिलता रहेगा। Agents or correspondent regularly collect the data in their jurisdiction and send them to the investigator. The method is often adopted by newspapers and periodicals. जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, न्यूज एजेंसी वाले होते हैं, जो चैनल्स न्यूज चैनल वाले होते हैं, नॉर्मली वो लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे, सुटेबल किसके लिए, जब हमें रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे वन टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या इस मेथड को फॉलो करूंगा, ऑब्वियसली नॉट। मुझे हर रोज इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस मेथड को फॉलो करूं। मुझे एक पर्टिकुलर एरिया से हर रोज इंफॉर्मेशन चाहिए तभी मैं इस मेथड को फॉलो करूंगा। अगर मुझे हर रोज इंफॉर्मेशन अलग अलग एरिया का चाहिए तब भी मैं इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकता। तो मुझे इस मेथड को फॉलो करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया से हर रोज रेगुलर इंटरवल पर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तब मैं इस मेथड को नॉर्मली फॉलो करूंगा। ठीक है, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। देखियो न्यूज एजेंसी वाले कश्मीर का न्यूज भी दिखाते हैं, तो उड़ीसा का भी दिखाते हैं, तो नेपाल का भी दिखाते हैं, हर जगह हर तरफ का न्यूज दिखाते हैं। कैसे कवर कर पाते हैं ये लोग इतना बड़ा एरिया, हर एरिया में अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट को अपॉइंट किए। ठीक है, तो सोचो हर एरिया में एक एक आदमी को अपॉइंट करेंगे, उसको कैमरा देंगे, माइक देंगे, उसके साथ एक कैमरामैन भी लगेगा, तो दो दो आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा, एक जो रिपोर्टिंग करेगा और दूसरा जो कैमरा पकड़ेगा। उसके बाद कैमरा का खर्चा, उनका आने जाने, खाने पीने, रहने का खर्चा, सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये मेथड क्या होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इस मेथड में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन आएगा, हर रोज बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो रेगुलर बेसिस पर जब इंफॉर्मेशन आता है तो ये मेथड हमारे लिए सस्ता बन जाता है। वैसे तो बहुत महंगा है, लेकिन अगर तुम देखोगे जितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है और जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो ये मेथड क्या होगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। ठीक है, when high degree of accuracy is not required, क्लियरली बोल दिया, जब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तब तुम न्यूज को फॉलो करो, अदरवाइज न्यूज को फॉलो करना, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है। सोचो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, ठीक है, मैं तुम सबको अपॉइंट कर दिया उड़ीसा के लिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट सबको दे दिया, तुम सब उस डिस्ट्रिक्ट पर गए, वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अब मैं इस डेटा को वेरीफाई कैसे करूंगा, तुम बोल दिए मिस्टर ए का मर्डर हुआ, मिस्टर बी ने मारा उसको, मिस्टर बी तो उस एरिया में रहता ही नहीं है, कहीं और रहता है, वो तो आया ही नहीं था, लेकिन तुम क्या दिखा दिए, मिस्टर बी मार दिया, है ना। तो मैं कैसे वेरीफाई करूं। और न्यूज एजेंसी का प्रॉब्लम क्या है, उसको इंफॉर्मेशन तुरंत दिखाना पड़ता है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो दूसरा आदमी को भेजेगा, कंफर्म करेगा, सब कुछ पता करेगा, सब कंफर्म होने के बाद न्यूज चैनल में दिखाएगा, इतना टाइम उनके पास होता नहीं है। क्योंकि न्यूज चैनल में जो सबसे फास्ट काम करता है उसका न्यूज चैनल सबसे अच्छा चलता है। कोई भी घटना हुआ
तुम सबसे पहले कहाँ जाते हो? न्यूज़ चैनल में जाते हो, और न्यूज़ चैनल वाले इमीडिएट उसको दिखाना शुरू करते हैं। तो वो लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कौन रिपोर्टर कहाँ से क्या गलत इंफॉर्मेशन उठाकर दे दिया होगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए नॉर्मली इस मेथड में जो डेटा कलेक्ट होता है वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए न्यूज़ वाले जो भी दिखाते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, वो गलत भी दिखाएंगे, सही भी दिखाएंगे, उनका सब चलता रहता है। क्लियर है बात? आगे चलें। मैरिट्स, वाइड कवरेज कैसे होगा? बड़ा एरिया कवर, हर एरिया में एक एक कॉरस्पॉन्डेंट को रखेंगे तो अपने आप बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। इकोनॉमिकल, कैसे इकोनॉमिकल हो गया? अभी तो बात किए थे हम, महंगा था ये मेथड, कैसे सस्ता बन गया ये? देखो हमेशा याद रखना, जो एक्सपेंसिव और इकोनॉमिकल जो पॉइंट है उसको तो मेरिट में भी लिख सकते हो, डीमेरिट में भी लिख सकते हो। ठीक है, मेरिट में कैसे लिखोगे? अगर स्मॉल एरिया को कवर किया जा रहा है तो सस्ता पड़ेगा, लार्ज एरिया को कवर किया जा रहा है तो महंगा पड़ेगा। तो डीमेरिट में अगर लिख रहे हो तो उसको क्या लिखना है कि इफ वाइड एरिया इज कवर्ड देन इट इज वेरी कॉस्टली, और इफ यहाँ पर इकोनॉमिकल, अगर देखो इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। कैसे हुआ तुम्हें बता रहा हूँ। हमें 1 लाख इंफॉर्मेशन मिला। नॉर्मली अगर तुम एक इंसान को हायर करते और वो कोई एक इंफॉर्मेशन लेकर आता तो उस इंफॉर्मेशन का तुम्हें कितना कॉस्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। मान लो तुम मुझे हायर किए, मुझे बोले जब वैदिक स्कूल से डेटा लेकर आ, मैं बोला वैदिक स्कूल से डेटा लाने का 10,000 रुपये लूंगा, तुम बोले ओके, मैं जाकर लेकर आ गया, तुम मुझे 10,000 पे कर, तुम्हें एक डेटा का कॉस्ट कितना पड़ा? 10,000। लेकिन अगर तुम मुझे मंथली बेसिस पर हायर कर लो और मैं घूम घूम कर हर रोज हर स्कूल का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो महीने भर में मैं तुम्हें कितना डेटा दे दूंगा? बहुत सारा स्कूल का डेटा दे दूंगा। मान लो 200 स्कूल का डेटा दे दिया, तुम मुझे कितना पे करोगे? मंथली सैलरी पे कर रहे हो तो 40,000 50,000 पे करोगे, तो 40-50,000 में तुम्हें 200 स्कूल का डेटा मिल गया, तो पर स्कूल तुम्हें कितना कॉस्ट पड़ा? बहुत कम पड़ा। अगर एक बार डेटा कलेक्ट करते तो ज़्यादा पड़ता, लेकिन बल्क में, मैं वही स्टार्टिंग में बताया, डेटा के कंपैरिजन में जब तुम देखोगे कितना डेटा कलेक्ट हुआ तो ये कॉस्टली मेथड नहीं है, ये सबसे सस्ता मेथड है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन आ रहा है। एक कॉरेस्पॉन्डेंट हमें दिन में 100 इंफॉर्मेशन दे रहा है, महीने भर में वो 3,000 इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब 3,000 इंफॉर्मेशन का वो कितना रुपए दे रहे हैं हम उसको? 50,000 सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो या 30,000 सैलरी दे रहे हैं, तो पर इंफॉर्मेशन हमें 100 रुपए कॉस्ट पड़ा। लेकिन अगर हम एक इंफॉर्मेशन के लिए किसी को हायर करने जाएं तो वो एक इंफॉर्मेशन क्या 100 रुपए में लाके देगा? हमें नहीं देगा, वो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हर इकोनॉमिकल और कॉस्टली तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई भी मेथड में लिख सकते हो, बस तुम्हें लिखने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट कॉमन है हर मेथड में, मेरिट्स में भी है, डीमेरिट्स में भी है। तो तुम कहाँ लिख रहे हो और किस तरीके से लिख रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद कोई स्पेशल पर्पस का इन्वेस्टिगेशन है तो उस केस में ये हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, हर एरिया में अपना एक एक जासूस बैठा के रखे, है ना, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा मेरे घर में 5 करोड़ रुपए है? नहीं, वैसे है, मान लो पता कैसे चलेगा 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है? कोई जासूस होगा तब तो बताएगा उसको। इनकम टैक्स वाले तो कहाँ हैं? भुवनेश्वर में बैठे हैं, ठीक है, तो भुवनेश्वर से उनको पता कैसे चलेगा मेरे घर में ब्लैक मनी है इतना सारा और इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है? कोई ना कोई जासूस होगा उनका। ठीक है, जीएसटी वाले को पता कैसे चलेगा कि जीएसटी का चोरी हो रहा है, बिना बिल के माल जा रहा है? कैसे पता चलेगा? है ना, तो पुलिस वाले को पता कैसे चलेगा कहाँ पर इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, ड्रग स्मगलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, पता कैसे चलेगा? ये लोग अपने अपने एजेंट बैठा के रखते हैं हर जगह। ठीक है, हर एरिया वाइज जो एजेंट होते हैं, तो जब स्पेशल पर्पज इन्वेस्टिगेशन करना होता है किसी एरिया में, मान लो हमें एक स्पेशल पर्पज इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें पता चला कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूसेज हो रहा है, तो मैं उस एरिया में क्या करूंगा, बहुत सारे एजेंट अपने छोड़ दूंगा। वो लोग क्या करेंगे, घूम घूम कर जाकर कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाकर मुझे देंगे। ठीक है, तो स्पेशल पर्पज इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मली हम इस मेथड को यूज करते हैं। न्यूज रिपोर्टर स्पेशल पर्पज के लिए नहीं है। अगर स्पेशल पर्पज है तब तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो, ये मेरिट है इसका। बाकी मेथड्स को तुम स्पेशल पर्पज में यूज नहीं कर। तुम सोचो कहीं पर ड्रग्स का यूज हो, ड्रग्स स्मगलिंग हो रहा है, तुम वहां पे कौन सा मेथड लगाओगे? अगर तुम्हें उस एरिया में डेटा कलेक्ट करना है, मान लो पंचायत कॉलेज में ड्रग स्मगलिंग हो रहा है, ठीक है, अब तुम्हें पता लगाना है कौन कौन इन्वॉल्व है, कितना हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कौन सा मेथड लगाओगे?
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कोई बताएगा तुम्हें? दोस्त यार बताएंगे? नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, सब इन्वॉल्व है उसमें, कोई भी नहीं बताएगा। तीसरा मेथड कौन सा लगाओगे? ये एक लौता मेथड है। टेलीफोनिक इंटरव्यू नॉट पॉसिबल, मेल्ड क्वेश्चनियर और पॉसिबल नहीं है, कोई भी मेथड पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही मेथड पॉसिबल है, वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो अगर कोई स्पेशल पर्पज इन्वेस्टिगेशन है तो वहां पर हम इस मेथड को आराम से लगा सकते हैं। क्लियर है? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलना। ये एक ही ऐसा मेथड है जहां पर हमें हर रोज इंफॉर्मेशन मिलता है, रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, इसीलिए इस मेथड में मेरिट है इसका कंटिन्यूटी। ठीक है, डीमेरिट क्या क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। 5 तो न्यूज चैनल वाले, ठीक है, बरगढ़ में एक एक्सीडेंट हुआ काली मंदिर चौक में, 3 तो गाड़ी का एक साथ एक्सीडेंट हुआ, 5 न्यूज चैनल वाले हैं, क्या पांचों सेम चीज दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाए भाई? सिचुएशन, घटना तो एक ही घटित हुआ है, किसी एक का ही गलती है या नहीं भी है गलती, जो भी हुआ है तो सबको तो सेम चीज दिखाना चाहिए, लेकिन हर कोई अलग अलग क्यों दिखाता है? एक न्यूज चैनल वाला दिखा रहा है मिस्टर ए बहुत स्पीड से आ रहा था, दूसरा दिखा रहा है बी बहुत स्पीड से आ रहा था, तीसरा दिखा रहा है कि सी को चलाना नहीं आता था गाड़ी, है ना? सब अलग अलग दिखा रहे हैं, क्यों? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यही प्रॉब्लम है इस मेथड का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट तुम्हें अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे। कोई बोलेगा कि ए का गलती है, कोई बोलेगा बी का गलती है, कोई बोलेगा सी का गलती है, कोई बोलेगा किसी का गलती नहीं है, तो हर कॉरेस्पॉन्डेंट अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये मेथड रिलायबल नहीं होता। तुम किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। कोई एक सिचुएशन के बारे में हर न्यूज चैनल वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, हर कोई अलग अलग चीज बता रहा है। ठीक है, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये सबसे बड़ा डीमेरिट है इस मेथड का। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी। ए बी का एक्सीडेंट हुआ, ए का गलती था, सबको पता है ए का गलती है, न्यूज रिपोर्टर वाला ए का दोस्त था, अब बताओ क्या रिपोर्टिंग देगा? ऑब्वियसली बी का गलती है ना? पार्शियलिटी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर न्यूज रिपोर्टर खुद बाइस्ड है, मतलब जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है अगर वो खुद बाइस्ड है, ड्रग स्मगलिंग के लिए भेजे थे उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, वो उनके साथ मिलकर खुद पी रहा है, फिर पार्शियलिटी हो गया ना, है ना? कोई इंफॉर्मेशन देगा? अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट खुद इन्वॉल्व है या कॉरेस्पॉन्डेंट खुद पार्शियलिटी कर रहा है, तब तो हमारा इंफॉर्मेशन क्या होगा? कंप्लीटली गलत होगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंट चूज करना है जो कभी भी पार्शियलिटी ना करे। ठीक है, तो उसके बाद लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री। डेटा यहां पर एक्यूरेट नहीं होता है, हर न्यूज चैनल वाले, हर कॉरेस्पॉन्डेंट अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी का भी डेटा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, या हम किसी के भी डेटा के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। डेटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। डेटा कलेक्ट करके हम तक पहुंचेगा, हम उसको प्रोसेस करके उसको लोगों को दिखाएंगे, ये प्रोसेस जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो प्रिकॉशंस को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू। अभी तक 3 मेथड पढ़े थे। पहला क्या था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, खुद जाएंगे सामने वाले से मिलकर डेटा कलेक्ट करेंगे। सेकंड क्या था? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्या करेंगे इसमें? अगेन खुद जाएंगे लेकिन सामने वाले से डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करेंगे, किसी और से कलेक्ट करेंगे। तीसरा था इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंट हर एरिया में हम हायर करेंगे, वो हमें रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता रहेगा। चौथा टेलीफोनिक इंटरव्यू, अब कहीं जाना नहीं है, अब बैठ जाओ ऑफिस में, सबका फोन नंबर कलेक्ट कर लो और क्या करना है? अब फोन में डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे आसान और सबसे इनएक्सपेंसिव मेथड होगा ये, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आज के दिन में फ्री है, अनलिमिटेड कॉल्स फ्री है, तो किस चीज़ का पैसा लगेगा? ना आने जाने का पैसा लगेगा, ना रहना खाना पीना सोने का पैसा लगेगा। एक स्टाफ को बैठाओगे, एक एनुमरेटर को बैठाओगे, वो बैठकर सबको कॉल करेगा, कॉल कर करके डेटा कलेक्ट कर लेगा। 200 का एक रिचार्ज में पूरा डेटा कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इनएक्सपेंसिव मेथड होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। प्रॉब्लम क्या है टेलीफोनिक इंटरव्यू में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या? टेलीफोनिक इंटरव्यू, चलो मिस इंटरप्रेट, सामने वाला क्वेश्चन समझ नहीं पाया, ठीक है कोई बात नहीं। और
आंसर नहीं करना है, वेरी गुड। नॉन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। एक तो हम फोन देखकर ही काट देते हैं, आजकल ट्रू कॉलर में पहले ही बता देता है, ठीक है, तो हम पहले ही फोन रिसीव नहीं करते। अच्छा, इंडिया जैसे कंट्री में मेजॉरिटी लोग के पास तो टेलीफोन कनेक्शन ही नहीं है। आज हुआ है जियो आने के बाद, फ्री होने के बाद, लेकिन पहले टेलीफोन कनेक्शन नहीं था मेजॉरिटी के पास। जिनके पास था उसमें से बहुत सारे लोग कॉल्स का आंसर नहीं देते। जो लोग आंसर देते हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग डेटा देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो कुछ ही परसेंटेज लोग हैं, अगर तुम 100 लोगों को कॉल करोगे तो 5 या 10 लोगों से मुश्किल से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगा, बाकी 90 लोगों से तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा इस मेथड में। तो नॉन रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, या हो सकता है वो फोन रिसीव नहीं किया, हो सकता है उसका कॉल नहीं लगा, हो सकता है वो कॉल उठाकर डेटा देने से मना कर दिया, कोई भी तरीके से, लेकिन नॉन रेस्पॉन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और क्या प्रॉब्लम है, एक जो प्रॉब्लम अभी तक नहीं था, इस मेथड में नया प्रॉब्लम आया है। अभी तक नॉन रेस्पॉन्स का प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं था, हर में हम खुद जा रहे हैं तो सामने वाला बाउंड होके रिप्लाई देगा ही देगा, लेकिन इसमें एक यूनिक प्रॉब्लम आया, नॉन रेस्पॉन्स। एक और यूनिक प्रॉब्लम है इसमें, क्या क्या, ट्रस्ट। ट्रस्ट का तो प्रॉब्लम है ही, झूठ बोल सकता है वो तो कोई भी मेथड में बोल सकता है ना। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक क्या हो रहा था, हम सामने वाले से मिल के डेटा कलेक्ट कर रहे थे, है ना, ब्लॉक करना तो नॉन रिस्पॉन्स में आ गया। नॉन रिस्पॉन्स भी, वो सब नॉन रिस्पॉन्स है, वो खुद नहीं बात कर रहा है, ब्लॉक कर दिया, जो भी किया, इग्नोर करना भी नॉन रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तक डेटा हम मिलकर कलेक्ट कर रहे थे, तो हम सामने वाले का विजुअल रिएक्शन देख पा रहे थे, है ना। विजुअल रिएक्शन मतलब हम उसको मिलकर उसको देख पा रहे थे कि वो जो डेटा दे रहा है, जब वो डेटा हमें बता रहा है उसका रिएक्शन क्या है, विजुअल रिएक्शन क्या है। लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में विजुअल रिएक्शन को पता लगाना मुश्किल है। हो सकता है एक आदमी बोल रहा है मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वो रो रहा है, लेकिन वो अगर हम मिलकर कलेक्ट करते तो नहीं हो पाता, पता चल जाता वो झूठ बोला है, गलत डेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो चीज पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो विजुअल रिएक्शन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ले पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को। अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यूअर ओवर अ टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। हम कॉल लगाकर डेटा को कलेक्ट करेंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू इज बेटर इन केसेस वेयर रेस्पोंडेंट आर रिलक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन इन पर्सनल इंटरव्यू। कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है कि सामने वाला मिलकर देने के लिए, आंसर देने के लिए तैयार नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू फॉलो करते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ द शोज ऑन टेलीविजन कंडक्ट पोल्स विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। बहुत सारे लोग पोल्स करवाते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू से, ठीक है। जो ये डांस वांस का जो भी आता है कंपटीशन वगैरह, उसमें बोलते हैं ना, नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल देकर वोट करो, ये करो वो करो, वो क्या है, एक तरीके ऑफ वो वन वे ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू ही है, ठीक है। हाउएवर द रेस्पॉन्स रेट, जिसके बारे में हम बात किए, द रेस्पॉन्स रेट इज लोअर एंड फ्यूअर क्वेश्चन मे बी आस्क्ड बिफोर द रेस्पोंडेंट गेट टायर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। जो इंसान डेटा दे भी रहा है, टेलीफोन में तुम उससे कितना क्वेश्चन पूछ लोगे, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के बाद वो तुम्हें गाली देकर फोन काट देगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं पूछ पाओगे। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू का एक और प्रॉब्लम ये है कि तुम सामने वाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। 1-2 क्वेश्चन पूछे, फोन रख दिए, तब तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन जब तुम ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाला तुम्हें रिप्लाई नहीं देगा। लेकिन वही चीज मिलकर डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चंस का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सुटेबिलिटी देखो, कब सुटेबल है, जब पहली बात तो रेस्पोंडेंट के पास टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस के पास टेलीफोन कनेक्शन ही नहीं है। और दूसरा, व्हेन डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन, हमें बहुत जल्दी डेटा कलेक्ट करना है, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू ही एक पॉसिबल मेथड है, क्योंकि हर जगह विजिट करके डेटा कलेक्ट नहीं। अच्छा, बड़े एरिया में कलेक्ट करना है, दूर दूर से डेटा लाना है, मतलब मान लो बरगढ़ से 5-6 लोगों से करना है, संबलपुर के 5-6 लोगों से करना है, छत्तीसगढ़ के 10-20 लोगों से करना है, दिल्ली के 20-30 लोगों से करना है, तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड सुटेबल होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। जब हमारा रेस्पोंडेंट अलग अलग एरिया में दूर दूर में लोकेटेड है, तब हमारे पास कौन सा मेथड होता है, ये एक ही मेथड होता है, क्योंकि मेल क्वेश्चनियर होगा। मेल क्वेश्चनियर का अपना डीमेरिट है, बहुत सारा पढ़ेंगे इसके बाद, मेल क्वेश्चनियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हमारा रेस्पोंडेंट अलग अलग एरियाज में
दूर दूर में सिचुएटेड हैं, तब नॉर्मली हम क्या फॉलो करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या मेरिट डिमेरिट फटाफट से देखेंगे, सारा पॉइंट रिपीटेड है। वाइड कवरेज, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता मेथड है। क्लैरिफाई डाउट्स, तुम अगर सामने वाले को कोई डाउट है तो वो तुम्हें ओवर फोन पूछकर क्लैरिफाई कर सकता है। ठीक है, डीमेरिट में बहुत ही लिमिटेड यूज है, तुम हर जगह टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं कर सकते। अगर मुझे एक स्लम एरिया में डेटा कलेक्ट करना है तो मैं वहां टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारा टाइप ऑफ डेटा हम टेलीफोनिक इंटरव्यू से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एक्सेस टू पीपल। दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल हु डू नॉट ओन अ टेलीफोन। जिसके पास फोन ही नहीं है उससे कहां से टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। ठीक है, और एक और डिमेरिट जो हम पढ़े थे अभी, विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। तुम सामने वाले को देखकर उसका जो विजुअल रिएक्शन है वो नहीं ले पाओगे, लेकिन बाकी मेथड्स में तुम उससे मिलकर उसका विजुअल रिएक्शन तुम आराम से कैप्चर कर सकते हो। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। अब क्या करेंगे, अब की बार ना फोन लगाएंगे ना खुद जाएंगे, एक मेल ड्राफ्ट करेंगे और सभी को मेल कर देंगे। ठीक है, पहले ईमेल्स, जब ईमेल का जमाना नहीं था उससे पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चन पेपर बनाते थे, एनवेलप में डालते थे और उसको क्या कर देते थे, कोरियर कर देते थे। सामने वाला को रिसीव होता था, वो देखकर उसका रिप्लाई फिलअप करता था, फिलअप करने के बाद वो रिटर्न हमें कोरियर करता था। तुम बताओ इतना मेहनत कितने % लोग करेंगे? 1% मुश्किल से, है ना। 100 में से शायद ही कोई 1-2 होंगे जो इतना मेहनत करेंगे, हमारा कोरियर रिसीव करेंगे, रिसीव करके आंसर फिलअप करेंगे, उसके बाद फिर से उसको एनवेलप में डालकर हमारा एड्रेस वेड्रेस लिखकर पैकिंग करके रिटर्न हमें कोरियर करेंगे, और कोरियर करने पर खर्चा भी लगेगा। ठीक है, तो इतना मेहनत कौन करेगा? शायद ही कोई करेगा। ठीक है, तो ये मेथड कौन फॉलो करता है फिर, और ये मेथड क्यों बनाया गया? ऑफिशियल यूज में ये काम आता है। तुम्हें अगर गवर्नमेंट से कोई लेटर आना है या गवर्नमेंट से तुम्हें कोई कम्युनिकेशन करना है तो गवर्नमेंट तुम्हें ऑफिशियली लेटर के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा, इसी मेथड से कम्युनिकेट करेगा। गवर्नमेंट तुम्हें फोन नहीं करेगा, गवर्नमेंट तुम्हारे पास आएगा नहीं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, गवर्नमेंट किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को नहीं भेजेगा, गवर्नमेंट तुम्हें क्या भेजेगा, चिट्ठी भेजेगा डायरेक्टली। अगर तुम्हारा इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें डायरेक्टली इनकम टैक्स से चिट्ठी आएगा। जीएसटी में कोई प्रॉब्लम है तो जीएसटी डिपार्टमेंट से तुम्हारे पास डायरेक्टली चिट्ठी आएगा। तुम्हारा और कोई भी चीज है तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, मर्डर वर्डर कर दियो, केस चल रहा है, अब उसका कोई कम्युनिकेशन करना है, किस दिन आना है तुम्हें, किस दिन प्रेजेंट होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, तो ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें कैसे दिया जाएगा? कोई फोन करेगा, कोई व्हाट्सएप करेगा? नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें कैसे मिलेगा? बाय लेटर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मेथड फॉलो होता है जहां पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जहां पर हमें प्रूफ रखना पड़ता है कि हम सामने वाले से कम्युनिकेट किए हैं, हम सामने वाले को इंफॉर्मेशन दिए हैं, उसका प्रूफ रखना पड़ता है, वहां पर हम लोग नॉर्मली इस मेथड को फॉलो करते हैं। आज ऑफिशियल कम्युनिकेशन में फिजिकली भी हम कोरियर के थ्रू भी करते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू, और ईमेल्स के थ्रू भी हम करते हैं। कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं वो ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। तुम्हें आज कोई भी बड़ा कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम उसको फोन लगाओगे, वो तुम्हारा फोन उठाएंगे और रिप्लाई देंगे नहीं, वो तुम्हें क्या बोलेंगे, सिंपली ईमेल कर दो, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम ईमेल करो, हम ईमेल को पढ़कर हम उसमें रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रूफ होता है कि तुमने कम्युनिकेट किया है, सामने वाले को टाइमली इंफॉर्मेशन दिया है, ये प्रूफ है। ठीक है, तो कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, कोई भी कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो ये ईमेल्स के थ्रू किया जाता है। ये इसी मेथड से, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड से किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं फटाफट। अंडर दिस मेथड the investigator make a questionnaire pertaining to the field of investigation, send it to respondent along with a covering letter to collect the information from them। covering letter के साथ देता है। कवरिंग लेटर बेसिकली जब भी हम कोई किसी को कोरियर करते हैं, कुछ लेटर भेजते हैं, तो लेटर में सबसे पहले ऊपर एक कवर लगाते हैं। ठीक है, और उस कवर में लिखते हैं कि ये किसके रिगार्डिंग है, कौन भेजा है, किसके लिए है, इसमें क्या चीज है, ये सारा चीज नॉर्मली ऊपर में लिखा जाता है। उसके बाद उसके साथ लेटर को अटैच किया जाता है। ठीक है, तो कवरिंग लेटर के साथ नॉर्मली हम लोग इसको भेजते हैं। ठीक है, अब सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ते हैं सिर्फ। ठीक है,
जब हमें सीक्रेसी मेंटेन करना होता है, गवर्नमेंट को कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन करना है, मतलब टेलीफोनिक क्या हो सकता है, टैप हो सकता है तुम्हारा फोन, कोई किसी से मिलकर कम्युनिकेट करे, कोई सुन सकता है, कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन को सीक्रेसी मेंटेन करना है, इंफॉर्मेशन का कोई सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो कम्युनिकेट करना है विथ अ प्रूफ कि तुम कम्युनिकेट किए हो, तो उस केस में हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? ये एक ही मेथड है जो हम वहां पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और लीगली ना ये एक ही मेथड वैलिड होता है, लीगली ये एक ही मेथड है जो वैलिड है। टेलीफोन में तुम कभी कुछ हुआ, केस हुआ मान लो, और तुम बोल रहे हो मम्मी सामने वाले को बताया था, उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स, कैसे बताए थे? फोन किया था, दिस इज नॉट वैलिड। तुम बोलोगे मैं सामने वाले को मिलकर जाकर बताया था, दिस इज नॉट वैलिड। वैलिड सिर्फ एक ही तरीका है, वो कौन सा है? मेल्ड क्वेश्चन। लीगली कोर्ट में अगर तुम जाओगे तो एक ही तरीका है कम्युनिकेशन का जो वैलिड है, वो है मेल्ड क्वेश्चन, या तो ईमेल्स के थ्रू या तो फिजिकली लेटर के थ्रू, दोनों ही इसी के अंदर आता है, और यही एक लीगली वैलिड तरीका होता है। बाकी सब तरीका हम बना लिए हैं कम्युनिकेशन का, बाकी सारा तरीका हम अपने सुविधा के लिए डेवलप कर लिए हैं, लेकिन लीगली वैलिड क्या है? ये एक ही तरीका, ठीक है। जब तक इस मेथड से तुम सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं किए हो, तब तक लीगली तुम कम्युनिकेट नहीं किए हो, लीगली तुम कोर्ट में तुम नहीं जीत पाओगे, तुम बता प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैं सामने वाले को बताया था, ठीक है। तो लीगली कम्युनिकेट कैसे किया जाता है? मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड से ही किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली रिसर्च वर्कर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। कब यूज करेंगे? सूटेबिलिटी, जब इंफॉर्मेशन बहुत बड़े एरिया से कवर करना है, वेरी लार्ज एरिया से कवर करना है, ठीक है। और दूसरा, ये वाला मेथड कौन अडॉप्ट कर पाएगा? पढ़े लिखे लोग ही अडॉप्ट कर पाएंगे। लेटर भेजोगे तो सामने वाले को पढ़ना आना चाहिए, ईमेल करोगे तो सामने वाला का पहली बात तो ईमेल आईडी होना चाहिए, मेल खोलकर चेक करना आना चाहिए, और उसको पढ़ के समझ के रिप्लाई देना आना चाहिए। तो ये सारा काम कौन कर पाएगा? पढ़े लिखे लोग, लिटरेट पर्सन ही कर पाएंगे। ट्रू लिटरेट एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट, जो कोऑपरेट करने को तैयार है और जो पढ़ा लिखा है वही लोग इस काम को कर पाएंगे, बाकी लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो मेरिट्स में आते हैं। वाइड कवरेज, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, मेल तुम कहीं भी यहाँ से बैठ के यूएस में भी मेल कर सकते हो, 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो बड़े एरिया को तुम इसमें आराम से कवर कर सकते हो। इकोनॉमिकल, ईमेल करना फ्री है, बैठ कर करते रहो, जितना करना है 100 200 500 1000 जितना करना है करो, पूरा फ्री है। ओरिजिनलिटी, द डेटा आर वेरी मच ओरिजिनल बिकॉज इंफॉर्मेशन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा डायरेक्टली तुम्हारे पास आ रहा है, जब तुम किसी को ईमेल करके डेटा मांग रहे हो तो अपना ईमेल सामने वाला खुद चेक करेगा, खुद चेक करके उसको रिप्लाई देगा, तो तुम्हारे पास ओरिजिनल डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है। किसी के थ्रू, जैसे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में किए, डेटा किसी के थ्रू आ रहा था, तो किसी के थ्रू जब डेटा आता है तो उसका चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। जब डायरेक्टली डेटा आता है तो चांसेस ऑफ एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम बायस, नॉर्मली यहां पर बाइसनेस नहीं होता है जब तक मैं खुद बाइस्ड नहीं हूं, इन्वेस्टिगेटर खुद बाइस्ड नहीं है या रेस्पोंडेंट खुद बाइस्ड नहीं है, तब तक बाइसनेस होने का चांसेस नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं तुमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूं। अगर तुम जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन आएगा कहां से? कोई बीच में थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है नहीं कि वो थर्ड पार्टी जानबूझकर गलत कर दिया, तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आ रहा है। तो अगर खुद बाइस्ड हो तो डेटा बाइस्ड होगा, अदरवाइज बाइस्ड नहीं होगा, ठीक है। सीक्रेट और सेंसिटिव केसेस में हम लोग इसको फॉलो करते हैं, जब हमें सीक्रेसी मेंटेन करना होता है तब नॉर्मली हम लोग ये मेथड कम्युनिकेट करने का यूज करते हैं, ठीक है। क्या क्या डीमेरिट्स है? एक तो लिमिटेड स्कोप, क्यों लिमिटेड एरिया में यूज हो सकता है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही लिमिटेड है ना, तो पढ़े लिखे लोगों के केसेस में ही इस मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, क्योंकि डेटा को यहां तुम चेक नहीं कर सकते, सामने वाला होश हवास में रिप्लाई किया है कि बिना होश में हुए रिप्लाई किया है कि उसके मेल से कोई और रिप्लाई कर दिया है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो उस केस में डेटा क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है सामने वाला रिप्लाई ना दे, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इस मेथड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 99% लोग तो रिप्लाई नहीं देते। तुम में से कितने लोग ईमेल चेक करते हो डेली? 1-2 लोग हो गए मुश्किल से, मुझे तो एक भी नहीं दिख रहे।
एक दो मुश्किल से होगे जो ईमेल हर रोज चेक कर रहे होगे, कौन ईमेल किया, कौन सा डेटा मांगा, और ईमेल चेक भी करते हो तो किसी का डेटा का रिप्लाई देने का कभी सोचे हो, क्या किए हो कभी? कभी भी नहीं। सोचो तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम ही लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो बाकियों का सोचो क्या होगा। बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का इस मेथड में इंटरेस्ट नहीं होता है डेटा देने का, ठीक है। लेकिन अगर मुझे तुमसे डेटा कलेक्ट करना है, मैं तुम्हें ईमेल करूंगा, तो मुझे शायद ही कोई एक दो रिप्लाई मुश्किल से आएगा। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली एक एक को पकड़ के डेटा कलेक्ट करूंगा तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों से डेटा कलेक्ट होगा। तो यहाँ पर नॉन रेस्पॉन्स का प्रॉब्लम सबसे हाईएस्ट है। टेलीफोनिक में भी नॉन रेस्पॉन्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लेकिन हाईएस्ट नॉन रेस्पॉन्स कहां पर होता है? इस मेथड में होता, ठीक है। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, ये एक सबसे यूनिक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वन ऑफ द यूनिक प्रॉब्लम। जो हम यूनिक प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, अभी तक ये प्रॉब्लम अभी तक हमारे पास नहीं आया था, ये प्रॉब्लम पहली बार आ रहा है, क्योंकि अब की बार कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं है। अभी तक मेथड में क्या हो रहा था, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, चाहे टेलीफोनिक कर रहे हैं, चाहे पर्सनली कर रहे हैं, किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं, सामने वाला को एक ही जगह बी सुनाई दिया, तो वो दोबारा हमसे पूछ सकता है क्या बोले बोल के, या क्या मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का क्या मतलब है, वो हमसे पूछ सकता है। लेकिन मेल्ड क्वेश्चनियर में कैसे पूछेगा? ईमेल में मैं 10 क्वेश्चन लिख कर दे दिया, मान लो उसे 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब वो मुझसे पूछेगा कैसे, इसका मतलब क्या है? पॉसिबल है? मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट्स अवेलेबल नहीं है उसके पास, तो वो पूछेगा कैसे? और ईमेल में तो चलो फिर भी पूछ लेगा, मेल्ड क्वेश्चनियर में कैसे पूछेगा जब हम कोरियर के थ्रू भेजें? क्या एक बार वो कोरियर करेगा 2 क्वेश्चन का मतलब पूछने के लिए? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो फिर कैसे होगा? तो मिस इंटरप्रिटेशन का चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। बाकी मेथड्स में क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं या मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट या मेरा एनुमरेटर था, तो या तो फोन में दे सकता था या तो फिजिकली दे सकता था, लेकिन इस मेथड में कोई क्लैरिफिकेशन देने वाला है ही नहीं। सामने वाले को खुद क्वेश्चन समझना है, खुद रिप्लाई करना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मेथड का, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होगा ही, रिप्लाई आने में ही सालों लग जाते हैं, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होगा। क्लियर है बात? ठीक है। आखिरी मेथड, प्रिकॉशंस को काट देना, ये एक यूनिक मेथड है, क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एनुमरेटर्स। इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, हम एनुमरेटर्स को भेजेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। एनुमरेटर्स, मुझे मान लो तुम लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, मैं क्या किया, एक एनुमरेटर को हायर किया। एनुमरेटर मतलब मेरा एम्प्लॉई या स्टाफ जो जाएगा तुम्हारे पास डेटा कलेक्ट करने, वो तुमसे डेटा कलेक्ट करेगा। लेकिन अब की बार प्रोसेस कुछ अलग होगा। प्रोसेस में क्या है, वो जब तुमसे डेटा कलेक्ट करेगा तो वो अपने मर्जी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं उसे क्वेश्चन दूंगा बनाकर, सबके लिए एक एक क्वेश्चन बनाकर दिया हूं, उसमें 5-5 तो क्वेश्चन है, वो पेपर बहुत सारा प्रिंट करके उसे दे दिया हूं, वो जाएगा एक एक पर्सन से मिलेगा, सबका रिप्लाई नोट डाउन करेगा और आ जाएगा, उसका काम उतना। बात समझ में आया? बाकी मेथड्स में क्या होता था, मैं एनुमरेटर को बोल दिया जाओ डेटा कलेक्ट करो, वो जाता था अपने मर्जी से क्वेश्चन पूछता था, हुआ तो मन आया तो पहले तुम्हारा मोबाइल नंबर पूछ लिया, मन आया तो नाम पूछ लिया, मन आया किसी का तो किसी का फादर्स नेम पूछ लिया, किसी का नहीं पूछा। तो पहले उसका मर्जी चलता था, वो अपने मर्जी से क्वेश्चन पूछता था। जब वो अपने मर्जी से क्वेश्चन पूछता था, अगर वो बाइस्ड है तो डेटा गलत कलेक्ट होगा। लेकिन जब मैं उसे क्वेश्चन बना कर दिया हूं, क्या क्वेश्चन पूछना है, तो क्या गलती का चांसेस क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा ऑब्वियसली। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सभी से पूछेगा, तो यूनिफॉर्मिटी का चांसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली वही मेथड है जो हम फॉलो करते थे। जो बाकी मेथड्स का डीमेरिट है, उस डीमेरिट को ठीक करने के लिए हम एक नया मेथड बनाए, जिसमें हम आपकी बार एनुमरेटर को एक क्वेश्चन पेपर बना कर देते हैं, जिससे बाइसनेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यूनिफॉर्मिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपकी बार हम क्या किए, क्वेश्चन पेपर बना कर दिए। अब वो जाएगा तुम्हारे पास, तुमसे बात करेगा, तो रिप्लाई सुनेगा, नोट डाउन करेगा और लेकर आ जाएगा। इसीलिए नाम क्या है, क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एनुमरेटर्स। एनुमरेटर खुद बैठकर फिलअप करेगा, तुमसे पूछता जाएगा एक एक क्वेश्चन और फिलअप करता जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अंडर दिस मेथड द एनुमरेटर पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट्स अलोंग विद अ क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर के साथ जाता है, आस्क क्वेश्चंस एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज, क्वेश्चन पूछेगा, उसका रिप्लाई नोट डाउन करेगा,
इन द क्वेश्चनियर इन हिज ओन लैंग्वेज, वो अपने लैंग्वेज में उसको नोट डाउन करे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जब एनुमरेटर अपने लैंग्वेज में उसको नोट डाउन कर रहा है और वो बाइज्ड है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी लिख देगा, है ना। तुम वेरीफाई कैसे करोगे, सामने वाला क्या बोला था उसका रिकॉर्डिंग तो है नहीं, तो वेरीफाई कैसे करोगे। वो तो अपने मर्जी से कुछ भी लिख कर ले आएगा, हो सकता है वो तुम्हारे पास जाए ही ना, 5 क्वेश्चन था, वो तुम्हारे पास गया ही नहीं, तुम्हारा नाम लिख दिया, अपने मर्जी से कुछ भी 5 तो फिलअप कर दिया और मुझे दे दिया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम नया आ गया इसमें, ये एनुमरेटर अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो क्वेश्चनियर के साथ कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो बाइज्ड, अगर वो बाइज्ड इंसान है तो वो तुम्हारा नोट डाउन, तुम्हारा रिप्लाई को प्रॉपरली नोट डाउन ना करे और वो अपने मर्जी से कुछ भी नोट डाउन करके ले आए, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं ये वाला मेथड कहाँ यूज होता है। ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करता है, जब गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करता है तो वो इस मेथड को फॉलो करता है। जो हर 10 साल में सेंसस होता है, सेंसस में क्या होता है, गवर्नमेंट हर इंसान का डेटा कलेक्ट करता है। वो कैसे कलेक्ट करता है, तुम्हारे घर आता है, घर में वो पेपर लेकर आता है, ठीक है, वो पेपर में कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ होता है, वो तुम्हारे घर में बैठकर तुमसे पूछता जाता है, उसे फिलअप करता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है वो उठकर चला जाता है। ठीक है, वो कौन सा मेथड हुआ, ये वो क्वेश्चन लेकर आया है, हर इंसान से सेम ही क्वेश्चन पूछेगा, फिक्स क्वेश्चन है, वो पूछेगा, रिप्लाई नोट डाउन करेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट जब भी डेटा कलेक्ट करता है तो गवर्नमेंट इसी मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, क्यों इस मेथड को फॉलो करता है, क्योंकि उसको बड़े एरिया में डेटा कलेक्ट करना है और हर इंसान से सारे क्वेश्चन पूछना है, तो उसको पहले से नोट डाउन करके देना पड़ेगा, वरना आधे से आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधे से नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इस मेथड को फॉलो करता है। जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है हर 10 साल में, उसमें यही मेथड फॉलो होता है, इसी मेथड से डेटा कलेक्शन नॉर्मली होता है। ठीक है, चलो तो कहां पर होता है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिग बिजनेस हाउसेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉर्मली इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या क्या मेरिट डिमेरिट है, वही सारे पॉइंट्स हैं। वाइड कवरेज, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और रिलायबल मिलेगा। बेटर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स रेट इसमें ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड मेल क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है, लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियलिटी का चांसेस कम हो जाएगा, लेकिन पार्शियलिटी का चांसेस अभी भी है। एनुमरेटर खुद जानबूझकर गलत लिखेगा तब तो उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अदरवाइज पार्शियलिटी का चांसेस कम हो जाएगा। और यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रेस्पॉन्स, जब रेस्पोंडेंट इलिटरेट है, जिससे डेटा कलेक्ट करना है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो तुम उसको तो दे नहीं सकते ले फिलअप कर बोल के, क्योंकि उसको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, उसको तो मेल क्वेश्चनियर हो ही नहीं सकता उसके साथ, उसको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ। तो उस केस में हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंट होगा वो खुद अगर फिलअप करेगा तो हो पाएगा। ठीक है, तो इलिटरेट रेस्पॉन्स के केस, रेस्पोंडेंट के केस में हम लोग नॉर्मली इस मेथड को फॉलो करते हैं। डिमेरिट, ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली होने वाला है। क्यों कॉस्टली होगा, एनुमरेटर हर घर जाएगा, आने जाने रहने खाने पीने सब चीज़ का खर्चा है। ठीक है, उसका सैलरी है, बड़े एरिया को कवर करने में भी दिक्कत आएगा। ठीक है, तो कॉस्टली मेथड, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए। पार्शियलिटी, कब होगा पार्शियलिटी, जब एनुमरेटर खुद पार्शियलिटी करेगा तब पार्शियलिटी होने का चांसेस होगा। और इनएबिलिटी ऑफ द एनुमरेटर, एनुमरेटर खुद अगर केपेबल पर्सन नहीं है तो उस केस में ये मेथड से डेटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। एनुमरेटर को खुद को लिखना नहीं आता है, कहाँ से लिखेगा, एनुमरेटर को खुद को पढ़ना नहीं आता है, एनुमरेटर को लोगों से बात करना नहीं आता है, एनुमरेटर को उस एरिया का लैंग्वेज नहीं आता है। हम भेजे हैं एनुमरेटर को डेटा कलेक्ट करने वेस्ट बंगाल, और बंगाली उसको आता नहीं है, वो कहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इनएबिलिटी ऑफ द एनुमरेटर के केस में ये प्रॉब्लम आए। क्लियर है बात। ठीक है, तो चलो यहाँ पर होता है हमारा 6 मेथड्स कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर और शेड्यूल इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, प्रिकॉशन तुम स्किप कर सकते हो, मैं पहले भी बताया था। प्रिकॉशन जो है 6 मेथड का प्रिकॉशन जो है उसको स्किप कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर और शेड्यूल इज नॉट इन सिलेबस, नीचे आ जाओ 2 पेज बाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, दिस इज इन योर सिलेबस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जिसके पास नोट्स नहीं है, कुछ नोट्स प्रिंट हो गया होगा ले लो,
बाकी नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में ले लेना, ठीक है। जिया और श्रद्धा बोलो।